नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 के चुनावी दंगल के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। जहां तक सत्ताधारी बीजेपी का सवाल है तो पार्टी का सांगठनिक स्तर पर लगातार तैयारी चलती है और वैचारिक इंजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पार्टी की मजबूती के लगातार समाज के बीच में रहता है और उसकी गतिविधियां चलती रहती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। जाहिर सी बात है जो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होना है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर या कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर एक नया उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व गैर गांधी परिवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी उनका मुख्य चेहरा है। दोनों के बीच में ट्यूनिंग है और लगातार जो राज्य स्तर पर पार्टी के नेताओं के बीच में गिले शिकवे हैं या जो आंतरिक असंतोष है उस पर वर्क किया जा रहा है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो डैमेज कंट्रोल की कमजोरी साफ तौर पर देखी गई है वो इस बार उससे उल्टी स्थिति नजर आ रही है। लगातार क्षेत्रीय नेताओं को बुलाकर बातचीत की जा रही है। पहले छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान और आज महाराष्ट्र की मीटिंग हुई है और सारे तमाम जो उसमें युवा और जो अनुभवी नेता उनको बिठाया गया, उनके साथ बातचीत की गई है, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। वरना आप जानते हैं कि 2014 की हार के बाद कांग्रेस लंबे समय तक एक बिल्कुल सुस्त अवस्था में चली गई थी। उसके बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तो दोबारा से कांग्रेस के अंदर एक जान आई थी। लेकिन 2019 में जब चुनाव कांग्रेस हार गई, हालांकि सीटें बढ़ी थी, वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पार्टी बिल्कुल वही स्थिति 2014 वाली जो था रिपीट हुई थी। लेकिन उसके बाद उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था और जिसमें एक पदयात्रा करने के बाद भारत को जोड़ने के लिए कथित तौर पर जो नफरत बीजेपी या आरएसएस मिलकर समाज में फैला रहे हैं और जो समाज का जो धार्मिक तौर पर या मजहबी तौर पर जो डिवीजन साफ तौर पर देखा जाता है उसके खिलाफ या उसके मुकाबला करने के लिए पार्टी ने एक पदयात्रा करने का फैसला किया था। और सबकी नजरें राजस्थान पे थी क्योंकि खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। और इस लेवल का आंकड़ा 36 का रहा है कि वो उन्होंने पार्टी की सरकार होते हुए भी पहले धरना किया और उसके बाद एक यात्रा अजमेर से जयपुर की निकाली थी और कथित तौर पर जो वसुंधरा राजे की सरकार के टाइम का जो करप्शन था उस पर लेकर सरकार की हिलावाली पर सवाल खड़े किए थे। सब जानते हैं कि ये तो एक बहाना होता है, उसके पीछे दरअसल निशाना कुछ और होता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के जबरदस्त तलबगार हैं और बेचैनी उनमें लगातार रही है मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन दिल्ली में बैठक बुलाई गई, सचिन पायलट मौजूद थे और अशोक गहलोत चूंकि उनकी फ्रैक्चर हुआ है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। उसके अलावा तमाम तकरीबन 30 नेता राजस्थान के जिनमें मंत्री भी शामिल हैं वो दिल्ली दरबार में जो था बैठे हुए थे और मामला सुलझा दिया गया। जब सचिन पायलट बाहर निकले, मुस्कुराते हुए निकले थे। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जो बहुत शीर्ष नेता हैं और राजघराने से उनका पुराना ताल्लुक है, उनके बीच में कहीं मतभेद की खबरें आती रही है और वो लगातार इस चीज को कहते रहे। लेकिन मामला सुलझा दिया गया है। देव को या बाबा साहब को जो था उप मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ का चुनाव से पहले ही मामला सुलटा दिया गया, उसको शांत कर दिया गया है। उसके और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है, चतुष्कोणीय मुकाबला होता है और राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में जबरदस्त चल रहा है। पहले महाविकास अघाड़ी थी जिसमें शिवसेना, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे लेकिन सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत गिरा दिया गया था। शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए गए थे और अब हाल में एनसीपी में भी 2 फाड़ हो गए। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री शिंदे सरकार में हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने विधायकों के टूटने का डर था क्योंकि चर्चाएं मीडिया में लगातार एक गॉसिपिंग चल रही थी। तो महाराष्ट्र के नेताओं की मीटिंग हुई है और सबको निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में पदयात्राएं होंगी, उसके बाद एक बस यात्रा होगी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जो था लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा सीटों की एक कह सकते हैं उनमें एक मजबूती करने के लिए कहा गया, उन पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। और मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश की सरकार भी ऑपरेशन लोटस के तहत गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते और उनकी दिग्विजय सिंह से पटरी नहीं बैठती थी, वो बगावत करके बीजेपी में चले गए थे और उनके तमाम खेमे के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और सरकार कमलनाथ की गिर गई थी। लेकिन अब हालात मध्य प्रदेश में जहां तक कांग्रेस का सवाल है वो गुटबंदी या गुटबाजी नजर नहीं आ रही क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है और जो तमाम नेता हैं उनके बीच में
कोऑर्डिनेशन करने में कमलनाथ कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं, वरना आप जानते हैं कि सब शंभू कमांडर वहां पर हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कांग्रेस हाईकमान के लिए सरदर्दी की स्थिति थी नहीं। और अब जबकि 2024 में चुनाव होना, लेकिन उससे पहले दरअसल मैं इन राज्यों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी साल नवंबर या दिसंबर के महीने में चुनाव होने हैं। मतलब ये कि सत्ता का 2024 के महासंग्राम का सेमीफाइनल इसी साल राज्य स्तर पर होना है। 3 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, 2 सरकारें कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की तोड़फोड़ की या जुगाड़ वाली सरकार है। और जहां तक असंतोष का सवाल है तो कांग्रेस इस बार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और किसी भी तरह से कोई गलती करना नहीं चाहती है। सीधे तौर पर जो चीजें लग रही थी, राजस्थान में टूट की गुंजाइश या टूट की संभावना या आशंकाएं नजर आ रही थी, उसको शांत करने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ का मैंने जिक्र किया कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया है, वहां का मामला शांत कर दिया है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी लगातार, क्योंकि हॉट पॉलिटिक्स चल रही है, टूट-फूट चल रही है। बीजेपी ने कथित तौर पर शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद एनसीपी तोड़ दी है और कांग्रेस पर भी उसकी नजर है, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने सारे लीडर्स को बुलाकर दिल्ली में बैठक की और उनको टारगेट दे दिया गया है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोकसभा चुनावों की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर तैयारी करेंगे और जिला स्तर पर पदयात्राएं होंगी और उसके बाद एक बस यात्रा भी कांग्रेस करेगी। मतलब यह है कि सांगठनिक तौर पर कांग्रेस में जो है हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। उसके बाद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक 4000 की पैदल यात्रा की थी, जिसमें लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिला था। हर राज्य में लोग बढ़ चढ़कर इसके अंदर आए थे और राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में, आप जानते हैं, बरसात, गर्मी और ठंड में निकलते हुए श्रीनगर तक पहुंचे थे, जिससे लोगों को प्रभावित किया। भारतीय जनमानस में जो उनकी कथित तौर पर पप्पू की छवि थी वो खत्म हुई और जो पुराने राहुल गांधी थे उसको उन्होंने उसको पीछे छोड़कर वो एक नए अवतार में लोगों के बीच में नजर आए थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता एक कथित तौर पर मानहानि के मामले में चली गई है। उसके बाद वो मामला अदालतों में चल रहा है, उनकी अपील फिलहाल ठुकरा दी गई है, खारिज कर दी गई और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर रहेगी कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई है जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई राहत देगा, उसको खारिज करेगा? ये इस पर कोई पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई न्यायिक स्तर पर चल रही है। लेकिन उसके अलावा जो राहुल गांधी की जो छवि आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनी है, उसको कैश करने के लिए या उसके सहारे कांग्रेस का जो वर्कर उसको एक्टिवेट करने के लिए और समाज से पार्टी को जोड़ने के लिए कांग्रेस में लगातार गतिविधियां चल रही है, तय चल रही है। और जो डैमेज कंट्रोल है पार्टी के अंदर, उस पर पूरी कसरत चल रही है। राहुल गांधी को राहत मिल गई तो अच्छी बात है, वरना राहुल गांधी अगर जेल भी जाते हैं तो उस सूरत में पार्टी उस लोगों के बीच में उस लड़ाई को लेकर जाए, क्योंकि मामला पार्टी के लिए भावनात्मक होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो मुद्दे पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाए, वो मुद्दा एक मोहब्बत की दुकान जो उनके शब्द हैं, और उसके अलावा एक कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूरे देश में वो 4000 किलोमीटर घूमे हैं और आजाद हिंदुस्तान में इतनी लंबी यात्रा किसी राजनेता ने की नहीं है। तो उसका असर कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और उसके बाद अडानी वाला मामला, आप जानते हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी की कथित असफलताओं या गलत नीतियों का वो लगातार डटकर अकेले मुकाबला करते हैं, उन पर मुखर रहते हैं। उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है कि मोदी सरकार की मानहानि में 2 साल की सजा हुई, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। बावजूद उसके राहुल गांधी डिग नहीं रहे हैं, टिके हुए हैं, अपने मुद्दों पर खड़े हुए हैं और पार्टी की जो है संभावनाएं उसी की वजह से कहीं बनती या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल कांग्रेस अपनी गुटबाजी के लिए विख्यात रही है, लेकिन अब कांग्रेस में वो स्थिति बदल रही है। जबकि इसके उलट बीजेपी की जहां तक सवाल है, ऐसा नहीं है कि वहां गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो जोड़ी है, उनका जो खोप कहें या उनका प्रभाव कहें या उनका तिलिस्म कहें, उसके दबाव में वो दबी रहती है, उसको दबा दिया जाता है। और चूंकि जीत अभी तक वो उनके खाते में दर्ज है, वो जीत की गारंटी रहे हैं, तो इसलिए वो चीजें दबी रही है। लेकिन अब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हारने के बाद बीजेपी में भी चीजें सुगबुगाहट नजर आ रही है, क्योंकि जो जीत की गारंटी थे वो अब नहीं रह गई और जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।